एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 2 से 4 जुलाई का करंट अफेयर्स एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू अवेलेबल है। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन करके ये सारे क्वेश्चन के पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल में किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है? ऑप्शंस आपके पास हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है, कनाडा ने अभी हाल में ये डिजिटल खानाबदोश रणनीति की शुरुआत की है। ठीक है, इस रणनीति के तहत क्या करेगा कनाडा? सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे विदेशियों के लिए अस्थायी व्यवस्था करेगी। ठीक है, सरकारी बोल रहा हूं मैं, कनाडा सरकार जो है नौकरी की तलाश कर रहे विदेशियों के लिए अस्थायी व्यवस्था करेगी। इसके तहत विदेशी श्रमिकों को 6 महीने तक कनाडा में रहने की अनुमति मिलेगी। ठीक है, जो श्रमिक होंगे उनको 6 महीने तक यहाँ कनाडा में रहने की परमिशन होगी ताकि वो अपना रोजगार वगैरह वहां पे ढूंढ सकें। इसके अलावा क्या है, कनाडा सरकार एक आप्रवासन स्ट्रीम विकसित करेगी जो दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों को तकनीकी कंपनियों के लिए काम करने की अनुमति देगी। ठीक है, तो इस तरह की कनाडा सरकार की ये नीति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां लॉन्च की गई है? ठीक है, ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और गुरुग्राम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई में अभी ये पुलिस ड्रोन यूनिट जो है स्टार्ट की गई है। भारत की ये पहली ड्रोन यूनिट है। इसका जो उद्देश्य है वो है विशाल क्षेत्रों पर हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का तुरंत बताने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इसका मूल उद्देश्य यही है। ठीक है, इस ड्रोन पुलिस यूनिट में त्वरित प्रतिक्रिया निगरानी ड्रोन, हैवी लिफ्ट मल्टी रोटर ड्रोन और लंबी दूरी के सर्वेक्षण विंग विमान जैसी 3 श्रेणियों के तहत कुल 9 ड्रोन है। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी के ड्रोन है। ठीक है, टोटल 9 ड्रोन हैं। ये ड्रोन क्या है? अंतर्निर्मित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं से लैस हैं और इन्हें ग्राउंड स्टेशन से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक से संचालित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 5 से 10 किलोमीटर क्षेत्र तक में काम कर सकते हैं। बाकी इसमें जो 3 श्रेणी है उसमें एक है त्वरित प्रतिक्रिया निगरानी ड्रोन, हैवी लिफ्ट मल्टी रोटर और लंबी दूरी के सर्वेक्षण विमान। ठीक है, तो ये सम हाउ जो है वो आपराधिक गतिविधियों का तुरंत लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय जोड़ी ने एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शन है आपके पास दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू, दीपिका पल्लिकल और अभय सिंह, अनाहत सिंह और दीपिका पल्लिकल, हरिंदर पाल सिंह संधू और अनाका अलंका मोनी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, ये दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू की जोड़ी ने यह स्क्वैश चैंपियनशिप जो प्रतियोगिता, एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीती हुई है। ये प्रतियोगिता जो है वो चीन के ग्वांगझू शहर में आयोजित हो रही थी। इन्होंने क्या किया है, मलेशिया के इवान यूएन और रोचेल अर्नेल्ड को 2-0 से हराकर ये प्रतियोगिता जीती है। इसके अलावा अन्य भारतीय जोड़ी जो है अनाहत सिंह और अभय सिंह की, इन्होंने भी इसमें कांस्य पदक जीता है। ठीक है, जो ये ट्रायल हो रहा है अभी, ठीक है, ये ट्रायल क्या है, जो वांगजो एशियाई खेल होने वाले हैं, वांगजो में जो एशियन गेम्स होने वाले हैं उन गेम्स के लिए ट्रायल स्पर्धा के रूप में आयोजित की जाती है। इसमें जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको वांगजो एशियाई खेलों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। बाकी जो 19वें एशियाई खेल हैं ये सितंबर 2023 में चीन के ग्वांगझो में आयोजित किए जाने वाले हैं। इसके अलावा जो स्क्वैश मिश्रित युगल स्पर्धा है इसको पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया जाएगा। इसके पहले ये एशियाई खेलों में शामिल नहीं थी, ये फर्स्ट टाइम है जब स्क्वैश को क्या है, मिश्रित युगल स्पर्धा को एशियाई खेलों में शामिल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, तमिलनाडु राज्य जो रहा है वो वर्ष 2022-23 में जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात है उस निर्यात में तमिलनाडु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वित्त वर्ष 2020-21 में तमिलनाडु का जो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात था वो 1.6% था जो भारत के निर्यात में है, और वित्त वर्ष 2021-22 में ये 1.8% की दर से
बढ़ा है। 22-23 में ये निर्यात जो है वो 5.3% का इसमें उछाल आया और इस तरह से ये शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। तमिलनाडु का जो निर्यात है ये उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के निर्यात से भी आगे निकल गया है। बाकी रैंकिंग अगर देखनी है इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में राज्य हैं तो शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु रहा है, द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश, तृतीय स्थान पर कर्नाटक और चतुर्थ स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तमिलनाडु जो है वो पहले स्थान पर आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 जुलाई को आयोजित संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन है आपके पास चीन, रूस, कजाकिस्तान और भारत। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये इसकी मेजबानी या अध्यक्षता जो है भारत के द्वारा की गई है। हालांकि ये जो कॉन्फ्रेंस, ये जो बैठक हुई है ये वर्चुअली हुई है। ठीक है, इसमें सदस्य देशों ने भारत की यात्रा नहीं की है। ठीक है, और ये क्या है, संघाई सहयोग संगठन का जो शिखर सम्मेलन है, ये जो राष्ट्र प्रमुख है उनकी बैठक होती है इसमें। इस बैठक में सभी ने वर्चुअली जो है हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। इस शिखर सम्मेलन का जो विषय रहा है वो है टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। ठीक है, टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। ये सिक्योर जो है ये संक्षिप्त रूप है SECURE। ये वर्ष 2018 में पीएम मोदी ने किंगदाओ शिखर सम्मेलन में गढ़ा था। ये एससीओ का ही जो शिखर सम्मेलन 2018 में हुआ था चीन के शहर किंगदाओ में, उस किंगदाओ शिखर सम्मेलन में ये सिक्योर वर्ड जो है नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया था। इसका जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी, इकोनॉमी एंड ट्रेड, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंट। सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और पर्यावरण के लिए सम्मान। ये सिक्योर का जो है फुल फॉर्म है। यही जो सिक्योर जो है इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का जो है थीम रहा है। बाकी स्टार्टअप्स और नवाचार, परंपरागत औषधि, डिजिटल समावेशन, युवा सशक्तिकरण तथा साझा बौद्ध विरासत को प्राथमिकता देकर भारत ने अपनी अध्यक्षता में सहयोग के नए स्तंभ स्थापित किए हैं। इन सब क्षेत्रों में भारत ने सहभागिता की जो है सहयोग का प्रस्ताव रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 का पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है सलमान रुश्दी, लेमन सिस्से, मेलोरी ब्लैकमैन और माइकल रोसेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, माइकल रोसेन ने जो है वर्ष 2023 का पेन पिंटर पुरस्कार जीता है। बाकी ये तीनों जो नाम है सलमान रुश्दी जी का, लेमन सिस्से और मेलोरी ब्लैकमैन, इन तीनों लोगों को भी ये पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, पेन पिंटर पुरस्कार। ये जो इनको माइकल रोसेन को मिला है, इन्होंने 140 से अधिक पुस्तकों में उन्होंने बच्चों के लिए लिखने का एक नया दृष्टिकोण अपनाया है जो उनकी रोजमर्रा की दुनिया को दर्शाता है। ये जो है वो बच्चों के लिए लिटरेचर जो है लिखते हैं और इस तरह से लिखते हैं कि बच्चों की जो रोजमर्रा की दुनिया है उसको ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं। उन्होंने अपने काम और प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों के लिए कविताओं को सुलभ बनाने के लिए जाने जाते हैं। इनकी कुछ पुस्तकें जो हैं वो है यू कैंट कैच मी, यू वेट टिल आई एम ओल्डर देन यू, रोवर, फैंटास्टिक मिस्टर डाहल। ठीक है, ये इनकी जो है वो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। बाकी देख लेते हैं पेन पिंटर पुरस्कार के बारे में। ये जो पेन पिंटर पुरस्कार है इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी और ये नोबेल पुरस्कार विजेता हेरोल्ड पिंटर जी हैं, इनकी याद में ये पुरस्कार की स्थापना की गई है। ये पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। पुरस्कार जो है यूके, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को दिया जाता है जिनका काम समकालीन जीवन के बारे में सच्चाई के निर्भीक प्रदर्शन को दर्शाता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और कॉमनवेल्थ कंट्रीज को, ठीक है, ये पुरस्कार दिया जाता है, अंग्रेजी के लेखक को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई और 5 जुलाई। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। जो अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को मनाया जाता है। इसका जो लक्ष्य है वो है प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ये जो है वो पहली बार 3 जुलाई 2008 को जीरो वेस्ट यूरोप ZWE के सदस्य रेजेरो द्वारा मनाया गया था, पहली बार 3 जुलाई 2008 को। इसके अलावा बांग्लादेश जो है प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला
पहला देश है। इसने वर्ष 2002 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत ने भी जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इस पर प्रतिबंध लगा रखा है 1 जुलाई 2022 से। ये सिंगल यूज प्लास्टिक वो है जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है और ये एक बार उपयोग करने के बाद वेस्ट में परिवर्तित हो जाती है। बाकी एक डेटा है कि प्रत्येक वर्ष जो है मनुष्यों द्वारा लगभग 300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से केवल 10 से 13% प्लास्टिक वस्तुएं ही पुनर्चक्रित हो पाती हैं। बाकी जो है वो 87 से 90% तक प्लास्टिक की जो वस्तुएं हैं या जो उत्पादन है वो सारा वेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लास्टिक दिवस के बारे में। अब एक डिटेल है भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया SGI। ठीक है, तो भारत में जो विधि अधिकारी है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो है उसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं या भारत के महान्यायवादी बोलते हैं। तो वो भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी या कानून अधिकारी हैं। उनसे नीचे जो होते हैं वो SGI होते हैं। ये भारत में दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी हैं, दूसरे सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं। ठीक है, ये जो अटॉर्नी जनरल के ये अधीनस्थ हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के अधीन ये कार्य करते हैं, उनकी सहायता के लिए होते हैं। बाकी इनका पद जो है वो संवैधानिक पद नहीं है। जैसे अटॉर्नी जनरल का पद जो है वो संवैधानिक पद है, उस पद की जो है स्थापना और उसकी जो भी शर्तें हैं वो सब जो है उसमें संविधान में उसकी व्याख्या है। परंतु जो सॉलिसिटर जनरल हैं इस पद की व्याख्या जो है वो संविधान में नहीं है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल के कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो विधि अधिकारी सेवा की शर्तें नियम 1987 में किया गया है। बाकी चंद किशन दफ्तरी जो हैं वो भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल रहे हैं। ये 1950 से 1963 तक रहे हैं। अभी वर्तमान में जो है वो तुषार मेहता जी भारत के सॉलिसिटर जनरल थे। इनकी नियुक्ति फिर से 3 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। ठीक है, इसी वजह से ये चर्चा में, इसी वजह से इसको हमने बताया है। तो अभी जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं ये तुषार मेहता जी, इनको 3 वर्ष के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ये पहले अक्टूबर 2018 में सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हुए थे। बाकी अभी रिसेंटली इनके कार्यकाल को 3 वर्ष और बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये भारत के सॉलिसिटर जनरल दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी। इसी तरह से एक और चीज चर्चा में है वो है समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, जिसपे काफी विवाद भी चल रहा है। लोगों के बीच में मतभेद है इस चीज को लेकर। ठीक है, सरकार ने अभी विचार भी मांगे हैं इससे लोगों के, जिस वजह से ये अभी मुद्दा बना हुआ है। तो देखते हैं समान नागरिक संहिता है क्या। समान नागरिक संहिता का तात्पर्य है सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे व्यक्तिगत मामले जो पर्सनल मैटर्स हैं इनको नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य समूह होना है। मैटर नहीं करेगा कि आप किस रिलीजन को में बिलीव करते हैं, किस ट्रेडिशन को आप एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, इन सबको साइड में रखते हुए जो पर्सनल मैटर्स हैं लाइक मैरिज है, डाइवोर्स है, इनहेरिटेंस है, इन सभी पर्सनल मैटर्स के लिए नियंत्रित करने वाले कानून जो होंगे वो सभी के लिए समान है। जैसे अभी हमारे पास कॉमन जो है वो क्रिमिनल कोड है, कॉमन सिविल कोड नहीं है, वैसे ही अब कॉमन सिविल कोड बनाए जाने की बात चल रही है जिसपे सरकार ने सुझाव मांगे हैं। तो ये हो गया समान नागरिक संहिता के बारे में। बाकी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। जो अनुच्छेद 44 है ये भारत के संविधान के भाग 4 में आता है, जिसमें भारत के क्या है नीति निर्देशक तत्व हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो स्टेट पॉलिसी है, DPSP इनको बोलते हैं। उसमें ये कहा गया है 44 में कि राज्य क्या करेगा या सरकार क्या करेगी, अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी। जो सरकार का तर्क है और जो विशेषज्ञ हैं उनका तर्क है कि ये समान नागरिक संहिता जो है इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यक सहित कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना है, ये तर्क है। बाकी वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा क्या होते हैं, शासित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955, ये हिंदुओं में विवाह और तलाक के मामले इसके आधार पर क्या है डिसाइड होते हैं। उसके अलावा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, ये विरासत के मुद्दों के बारे में बातचीत करता है, इसके अनुसार डिसाइड होते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, ये मुसलमानों के बीच विवाह, तलाक, विरासत और रखरखाव से संबंधित मामलों के लिए है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, ये ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों के व्यक्तिगत मामले
देखने के लिए ये अधिनियम है। तो इन अधिनियमों के तहत अभी अभी जो है वो सिविल मैटर्स को देखा जाता है। बाकी सरकार का तर्क है कि नहीं, हम अपने सभी नागरिकों के लिए एक कॉमन सिविल कोड लाना चाहते हैं। ठीक है, इस पर काफी विवाद भी है, तो इस वजह से इसको भी हमने बता दिया है। ठीक, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। बाकी आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कंटेंट कैसा लगा, प्लीज हमें ये लाइक करके आप कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और प्लीज अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आज इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।